हाँ चलिए, कुछ रुकावट आ गई, वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, सॉरी उसके लिए। हाँ, हम लोग चल रहे थे पॉइंट पे, आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि हम लोगों को अंकेक्षण को अपना कार्य उचित सावधानी व चतुराई से करना चाहिए। यानी एक अंकेक्षक को जो है वो देख लेना चाहिए कि वो ये बाद में दोष ना दे कि जो मुझे गलत बहकाया गया, मेरे को जो है ये नहीं बताया, मेरे साथ धोखा कर दिया। बोले कुछ नहीं, तुम्हें अगर अपना काम करना है तो प्रॉपर सावधानी रखो और चतुराई से काम करते रहो, देखते रहो कि काम प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तीसरा कहता है अंकेक्षण को संदेहशील नहीं होना चाहिए, यानी डाउटफुल नहीं होना चाहिए। देखो पहले वाले में क्या कह रहा है कि वॉचिंग डॉग, रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, वॉचिंग डॉग होता है, ठीक है ना। और वॉचिंग डॉग शब्द जहाँ भी आ जाए तुरंत समझ लेना किंगस्टन कॉटन मिल्स की बात कर रहा है। दूसरे वाले में कहे प्रॉपर इंटेंसिव से काम करता हो तो समझ जाना किंगस्टन कॉटन मिल्स की बात करता है। तीसरे में कह रहा है अंकेक्षण को संदेहशील नहीं है, डाउटफुल नहीं होना चाहिए। देखो जब भी वो काम करे तो ठीक है, उसका काम है चेक करना, खातों को ढंग से देखना, प्रॉपर तरीके से बातें करना, इस तरीके से उसको काम करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी है कि उसे हर चीज़ में शंका होगी, उसे हर चीज़ में संदेह पैदा करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से काम करेगा तो वो लगातार काम कर भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसमें डाउटफुल नहीं होना चाहिए, संदेह उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये बात उसके जहन में होनी चाहिए। और उसको ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर वो डाउटफुल तरीके से होकर काम करेगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद कहता है कि बड़े अधिकारियों के कपट के लिए अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं होगा। बड़े अधिकारियों के कपट के लिए अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। कई बार पूछा गया है कि अगर कोई गलती हो जाती है, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई गलती हो जाती है या अंक खातों की जांच करने के बाद भी कोई गलती निकल आती है तो उसमें समझ लीजिएगा कि उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा काम है। उसने अगर बाउचर ही गलत दे दिए तो वो तो बाउचर से चेकिंग करता है। अगर बाउचर गलत है और बाउचर गलत होने पर उनके खाते गलत हो गए हैं, गलत चेकिंग हो गई है, तो उसके लिए उत्तरदायी ये नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए उत्तरदायी मैनेजर होंगे, उसके लिए उत्तरदायी जो होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे, वो कौन होंगे? डायरेक्टर होंगे। ठीक है। तो ये लाइन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा तो समझ लो किंगस्टन कॉटन मिल्स की बात ही आएगी। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अंकेक्षक अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए निदेशकों पर नियंत्रण करता है। यानी जो ऑडिटर होता है वो ऑडिटर क्या होता है कि शेयर होल्डर की सेफ्टी करता है, और शेयर होल्डर की सेफ्टी करता है तो किस पर कंट्रोल करता है? डायरेक्टर पर कंट्रोल करता है। तो तुम देखो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अंशधारियों की सुरक्षा करना, ये अंकेक्षक का कौन सा उद्देश्य है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, स्पेशल ऑब्जेक्ट है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, या सोशल ऑब्जेक्ट है, या जो है अदर ऑब्जेक्ट है? तो इसमें आप लोग कहोगे कि अदर ऑब्जेक्ट है। देखिए मेन ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और सेकेंडरी मेन ऑब्जेक्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्ट मैं आपको आज ही बताऊंगा। ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे ये काम में आता है। ये शेयर होल्डर की हमेशा क्या करता है? सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है? डायरेक्टर से। क्योंकि जो भी जालसाजी करेंगे डायरेक्टर करेंगे, मैनेजर करेंगे, शेयर होल्डर थोड़ी रहते हैं वहाँ पर। शेयर होल्डर थोड़ी खातों को चेक करने आते हैं बेचारे, वो तो दूर रहते हैं। तो इसलिए ये जो अंकेक्षक होता है ये अंशधारियों के हितों की रक्षा करता है और क्या करता है? डायरेक्टर पर कंट्रोल करता है। अंकेक्षक एक मूल्यांकन करता नहीं है। ये लाइन भी देखिए, ये इतनी सारी लाइन है जो सारी किंगस्टन कॉटन मिल्स हैं। ये आ जाए तब भी यही, ये आ जाए तब भी यही, इसलिए मैंने इनको सबको कलेक्ट करके एक साथ यहाँ पर लिख दिया जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। अंकेक्षक एक मूल्यांकन करता नहीं है। मूल्यांकनकर्ता का मतलब हो गया कि अंकेक्षक ये तय नहीं करेगा कि तुमने जो एसी खरीदा हुआ है, तुमने जो फ्रिज खरीदा हुआ है, तुमने जो कूलर खरीदा हुआ है, तुम्हारे यहाँ जो फर्नीचर है उसका मूल्य कितने रुपए का होना चाहिए, तुम 10 रुपये का क्यों दिखा रहे हो इसका उसका मतलब नहीं है। उसे ये मूल्यांकन इस बात का नहीं कर सकता कि उसकी एसेट्स क्यों कम है, उसकी एसेट्स क्यों ज़्यादा है। वो सिर्फ वाउचिंग से इस बात को मेज़र कर सकता है कि वाउचिंग में जो बिल कटा हुआ है 1 लाख रुपये कटा हुआ है और आप अपने एसेट्स में जो दिखा रहे हो 50,000 के दिखा रहे हैं, 10,000 के दिखा रहे हैं, तब तो वो पकड़ में आएगा। लेकिन वो इस बात का वैल्यूशन नहीं कर सकता कि कोई सोना लिए और हाथ में तोल के बताने लगे कि भाई इसकी कीमत तो 20 लाख रुपये होनी चाहिए, मैं इसमें 20 लाख रुपये लिख दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ध्यान में रखने वाली बात ये आ गई, ये समझ में आ गया आपको। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऐसे हैं जो किंगस्टन कॉटन मिल्स में काम आते हैं और जस्टिन लोपस में। इनमें से कोई सा भी पॉइंट आपको लिखा मिले तो आपको तुरंत बता देना है कि किंगस्टन क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। एक लैंग्वेज दे देगा, कह देगा अंकेक्षक एक मूल्यांकन करता नहीं है, ये किससे संबंधित केस में बात कही गई है, लिख देगा किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन एंड जनरल बैंक,
और आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट कंपनी, इनमें से कोई नहीं, तुरंत आपको निशान लगा देना है किंगस्टन कॉटन मिल्स में। क्या देगा, अंकेक्षक को अपना कार्य उचित सावधानी व चतुराई से करना चाहिए। यह बात कौन से उस केस में कही गई है, तुरंत आप लोग बता दोगे किंगस्टन कॉटन मिल्स में कही गई है। पूछे कौन से न्यायाधीश थे, जस्टिन लोपस कहे थे। ठीक है, इसी तरीके से केस दूसरा है लंदन एंड जनरल बैंक। इसके भी न्यायाधीश जो थे वो जस्टिस लोपस थे। इसके भी कौन थे, जस्टिस लोपस। ठीक है, इन्होंने क्या क्या डिसीजन दिया, और ये लंदन एंड जनरल बैंक से रिलेटेड कोई केस हुआ था इंग्लैंड में, ये दोनों केस इंग्लैंड में ही हुए हैं। देखिए तो इंग्लैंड क्या केस हुआ, क्या डिसीजन दिया। अंकेक्षक एक बीमा करता नहीं है, यानी कि तुमने अपने खातों का ऑडिट करा लिया और ऑडिट कराने के बाद उसमें कोई लूप निकल जाए या उसके अंदर से कोई जो है खाते बेकार खाते मतलब जो है खातों के अंदर कोई फॉल्ट निकल आए, फ्रॉड निकल आए, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप उसे जिम्मेदार ठहरा सको। अंकेक्षक के पीछे पड़ जाओ कि नहीं भी तूने तो खाते चेक कर लिए थे, अब तो तुझे ठीक करके देने पड़ेंगे, ये जो पैसे इसमें नुकसान हुआ ये हमें तू देगा, ऐसे देगा, फलान इनका करेगा। उसके ऊपर ऐसे चिपट नहीं सकते हम लोग, लगातार उसके पीछे हम लोग पड़ नहीं सकते। तो इसलिए अंकेक्षक एक बीमा करता नहीं, ये इस लाइन में कही गई है। कौन से लाइन में कही गई है, जनरल लंदन एंड जनरल बैंक में। आगे कह रहा है अंकेक्षक को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से करना चाहिए, ये बात किस में कही गई है, लंदन एंड जनरल बैंक में कही गई है। यानी जब भी वो काम करे अपना ईमानदारी से करे, ऑनेस्टी से करे, उसके अंदर कोई जो है पार्शियलिटी ना करे, किसी के प्रति बायस ना हो। ठीक है ना, मैनेजर तो कहते रहेंगे उसे और डायरेक्टर भी कहते रहेंगे, लेकिन उसे अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपने सिद्धांतों के आधार पर अंकेक्षण के जो नियम कानून कहते हैं उसके आधार पर उसे कार्य करना चाहिए। ठीक है, सत्यता की गारंटी देने का कर्तव्य अंकेक्षक का नहीं है। ये इससे रिलेटेड लगता है मुझे कि अंकेक्षक एक बीमा करता नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है सत्यता की गारंटी देने का कर्तव्य अंकेक्षक का नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अंकेक्षक ने खाते चेक कर लिए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे जो खाते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य हैं, पूर्ण रूप से सही हैं। ठीक है, जब भी तो इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है कि जब लगता है कि चेक होने के बाद भी कुछ मिस्टेक रह गई है, कुछ गलतियां पकड़ में आ रही हैं, तो ये भी तो अनुसंधान कराया जाता है, वरना अनुसंधान क्यों कराया जाता। तो ये कहता है सत्यता की गारंटी नहीं है कि आपने ऑडिट करा लिया और सत्यता की गारंटी होगी, बोले मौज लो सत्यता की गारंटी होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी नोटबुक अंकेक्षक या अंकेक्षण के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने प्रॉपर नोटबुक तैयार कर रखी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके प्रॉपर तैयार हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, रेक्टिफिकेशन और जो है आपका जो है ये एडजस्टमेंट सब बिल्कुल प्रॉपर हैं, तो उससे चेक करने में बहुत आसानी हो जाती है। खातों की जांच करने में, खातों का अंकेक्षण करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात भी किस में कही गई है, लंदन एंड जनरल बैंक में कही गई है। कह रहा है अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट अंशधारियों को देगा। अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देगा, अंशधारकों को देगा। देखिए ये तो मेन एलिमेंट्स है कि जो ये शेयर होल्डर की सुरक्षा करता है, तो इसका मतलब अपनी जो राय देगा, अपनी जो भी ओपिनियन देगा वो किसको देगा, शेयर होल्डर को देगा। सच में अंकेक्षण जो कराया जाता है, ऑडिटिंग जो कराई जाती है, वो इसीलिए कराई जाती है कि जो शेयर होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। देखो इन्वेस्टर अगर हैं तो इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है। इन्वेस्टर का अगर जो है फेट टूट जाएगा, इन्वेस्टर लोग अगर जो है पैसा उनका बार बार किसी कंपनी में डूबता रहेगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री नहीं खुलेगी। इंडस्ट्री नहीं खुलेगी तो हमारे जो इंडिया है उसकी जीडीपी नहीं बढ़ पाएगी, इंडिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जब भी तो कहा था कि खातों की ऑडिट कराना जरूरी है, जिससे क्या हो कि इन्वेस्टर की सुरक्षा प्रदान हो, और शेयर होल्डर जब सुरक्षित रहेंगे तो उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब वो और कंपनियों में भी पैसा लगाना शुरू कर देंगे, जिससे इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ करती चली जाएगी। इसलिए यही कहता है अंकेक्षण की रिपोर्ट किसको देगा, शेयर होल्डर को देगा। शेयर होल्डर को पता चलती रहेगी कि खाते कैसे चल रहे हैं, या जिस कंपनी में उसने पैसा लगा रखा है वहाँ सही भी है या गलत है। अंकेक्षक अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए निदेशकों पर नियंत्रण करेगा। देखो ये लाइन ऊपर भी आई है कि यहाँ भी कह रहा है अंकेक्षक अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए निदेशकों पर नियंत्रण करता है। अंकेक्षक अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए निदेशकों पर नियंत्रण करता है। ये लाइन दोनों ही केस में कही गई है, इसमें भी कही गई है और इसमें भी कही गई है। ठीक है, अगर तुम लोगों से कहे ये वाली लाइन देने के बाद अगर लंदन एंड जनरल बैंक दे देता है, आर्मिटेज बनाम ब्रेवल एंड नॉट कंपनी देता है, ये वाला नहीं देता है, तो फिर आपको ये लगाना है, और अगर ये दे देता है, ये नहीं देता है, तो फिर ये लगाना है। और ऐसा हो नहीं सकता
कि ये लाइन लिखने के बाद दोनों के दोनों केस एक साथ लिख दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये लिख देगा बोथ ऑफ देम, दोनों, ऐसे लिख सकता है, ठीक है। तो फिर दोनों पे निशान लगा देंगे। उसने लाइन दे दी कि अंकेक्षक अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए निदेशकों पर नियंत्रण रखता है। केस 1 किंगस्टन कॉटन मिल्स, केस 2 लंदन एंड जनरल बैंक के 3 पॉइंट में लिख देगा दोनों, और 4 में लिख देगा अर्मिटाज बनाम ब्रेवर एंड नॉट कंपनी। तो तुम्हें लगाना दोनों, ठीक है, और दोनों में से कोई से एक नहीं है तो एक पे लगा देना है। ये इस तरीके से तुम्हारे दो केस ही आते हैं सबसे ज़्यादा, और कोई केस आपके यहाँ पर आते नहीं है, ठीक है। इसी के साथ फिर एक तीसरा भी लिख दिया मैंने, आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट कंपनी, ठीक है ना। ये इसमें रिलेटेड हुआ था और इसमें इन्होंने कही थी कि प्रमाणक को जांचने में उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग न करने पर अंकेक्षक को लापरवाही का दोषी माना जाएगा। हाँ, अगर वो सावधानी नहीं करता है, प्रमाणक को ढंग से जांच नहीं करता है, ये नहीं देखता है कि उस पर ढंग से जांच, उस पर साइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस पर सिग्नेचर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वेरीफाई है या नहीं है, डेट डल रही है नहीं डल रही है, सील लग रही है नहीं लग रही है, बिल बुक कटी है नहीं कटी है, अगर इस तरीके से प्रॉपर नहीं है तो उसने इसका मतलब लापरवाही करी है। उसने लापरवाही के साथ साथ उसने चतुराई का प्रयोग भी नहीं किया है, उसने अपने प्रॉपर नॉलेज का प्रयोग भी नहीं किया है, इसके लिए उसको लापरवाही दोषित किया जाएगा और अपराधी घोषित किया जाएगा और लापरवाही का दोषी माना जाएगा। ये बात कौन से केस में कही गई है? आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट कंपनी में ये बात कही गई है, ठीक है। चलिए, केस की बात हो जाती है। फटाफट तेज़ी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों को इसके ऑब्जेक्ट और समझा देता हूँ, ठीक है। चलिएगा, मेरा डस्टर, ये केस जो है अक्सर 2 या 3 केस आ ही जाते हैं, तो इसलिए आप लोग केसों को बहुत ध्यान से देख लें। 2-3 सारे केस मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। अब जो है हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ज़रा सा टॉपिक है ऑब्जेक्ट, और लेकिन क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, ऑब्जेक्ट, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्ट क्या है? उद्देश्य। ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग उद्देश्य बोलते हैं, ठीक है। उद्देश्य जो होते हैं वो 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, ठीक है। एक तो है मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। एक तो है आपके पास मेन ऑब्जेक्ट, इसको प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा है आपका सब्सिडरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्सिडरीज ऑब्जेक्ट, या सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं इसको, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इसको बोलेंगे हम लोग मुख्य उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य, एक ही बात है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य। इसकी अगर हम बात करें तो ये सहायक उद्देश्य या गौण उद्देश्य अगर लिखा मिल जाए तब भी आपको यही बात समझनी है कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो देखो आपको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पता करने हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट पर आप लोग जाएंगे तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो आपका होता है, देखिए क्या होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट की बात करें, यानी सहायक उद्देश्य की बात कर रहा हूँ पहले। सहायक उद्देश्य में होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिटेक्ट करना है। क्या डिटेक्ट करना है? कि आपकी जो फ्रॉड है और जो एरर है वो ढूंढ पाओ आप लोग, उसे करना होता है इसका सहायक उद्देश्य। यानी डिटेक्ट ये हो जाएगा आप लोगों को डिटेक्टेड द फ्रॉड एंड एरर, ठीक है ना। क्या काम करेंगे हम लोग? अशुद्धियों का और छल कपट का पता लगाना, ठीक है। अशुद्धियाँ और छल कपट का पता लगाना, ये किस में आएगा? डिटेक्टेड द फ्रॉड एंड एरर्स। कौन से उद्देश्य में आएगा? आपका सहायक उद्देश्य में आएगा, ठीक है। साथ में आप लोग लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब हो गया रोक लगाना। अब इन अशुद्धियों का और छल कपट का
रोक लगाना, ठीक है। यानी कुल मिला के बात क्या आती है कि फ्रॉड का, एरर का, मिस्टेक का पता करना और उनको रोकना, ये तुम्हारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? सब्सिडीज ऑब्जेक्ट हो जाता है, सहायक उद्देश्य हो जाता है, मुख्य उद्देश्य नहीं है, सहायक उद्देश्य है, ठीक है। फिर मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें बच्चों, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला है कि विवरणों पर सत्यता, नियम अनुकूलता, पूर्णता की जांच करना। विवरणों की सत्यता, नियमनता, पूर्णता की जांच करना, ठीक है। बहुत ध्यान समझ रहे हैं इसमें आप लोग, समझ में आ गए? वित्तीय विवरणों की पूर्णतः, सत्य, नियम अनुकूलता की जांच करना या पता लगाना, ठीक है ना। विवरण का मतलब क्या है यहाँ पर? विवरण का मतलब वित्तीय विवरण से है बच्चों। वित्तीय विवरण से मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। जनरल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग के बाद P&L के बाद बैलेंस शीट के बाद रेक्टिफिकेशन के बाद एडजस्टमेंट, इन तमाम चीज़ों को हम लोग वित्तीय विवरण कहते हैं। इनकी सत्यता का पता लगाना, सत्यता का मतलब हो गया कि इनकी वेरीफाई करना। नियम अनुकूल यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करने की वो रूल्स एंड रेगुलेशन से बनाए गए या नहीं बनाए गए। पूर्णता, कंप्लीटनेस चेक करना उनकी कि वो कंप्लीट है या नहीं है, इन सब की जांच करना, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा मुख्य उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य उद्देश्य। और साथ में नंबर दूसरा पॉइंट, साथ में इन पर अपनी राय प्रकट करना, इन पर अपनी राय प्रकट करना, इन पर अपनी राय प्रकट करना, यानी गिव ओपिनियन, ठीक है ना। गिव ओपिनियन, ओपिनियन देगा अपना, किस पर? अपनी रिपोर्ट देगा, गिव ओपिनियन, या रिपोर्ट देगा, सबमिट रिपोर्ट पेश करना या अपनी राय देना। ये रिपोर्ट पेश करना या राय देना, ये सब कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। कैसे उद्देश्य होते हैं? मुख्य उद्देश्य। एक बार ऐसी पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि P&L अकाउंट का लाभ, P&L अकाउंट में लाभ या हानि दे रखी है, उसका ये पता लगाना कि वो सही है गलत है, वो तुम्हारा कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? प्राइमरी ऑब्जेक्ट कहलाएगा या सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कहलाएगा? कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? देखिए, मुख्य उद्देश्य बस दो ही हैं, विवरणों की सत्यापन, नियमानुकूलता, पूर्णता की जांच करना और इन पर अपनी राय प्रकट करना, ये मुख्य उद्देश्य है। सहायक उद्देश्य तुम्हारे क्या हो गए? डिटेक्ट द फ्रॉड एंड एरर्स, गलतियों का पता लगाना और फिर गलतियों को उनको रोकना। बाकी सब ऑब्जेक्ट जो होंगे वो अदर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन इसी में से बन गया था कि मैंने बताया था कि लाभ हानि खाते दे रखे हैं, लाभ हानि खाते में लाभ या हानि हुई है, उस पर वो सही है या गलत है, इस बात का पता लगाना, वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? अब देखिए, इसमें तो हो नहीं सकता सही या गलत, वित्तीय विवरण के अंदर आएगा लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाते की सत्यता का पता लगाना, ये लाभ हानि खाता सही है या गलत है, तो इसलिए लाभ हानि खाते का पता लगाना कि वो सही है गलत है, वो किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा, वो इसी से बना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ था लाभ हानि खाते के लाभ या हानि का जांचना, लाभ हानि को जांचना, वो कैसा काम में आएगा? आपका मुख्य उद्देश्य में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर लिखा मिले कि बैलेंस शीट में दी हुई संपत्तियों और दायित्वों, बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनका पता लगाना कि वो सही है या गलत है, वो भी किस में आएगा? वो भी आपका प्राथमिक उद्देश्य में आ जाएगा, वो भी आपका मुख्य उद्देश्य में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगी बात आप लोगों को, ये इसके उद्देश्य हो जाते हैं। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम लोगों ने आपसे डिस्कशन किया इस केस के बारे में। केस बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, केस के बारे में बहुत पूछा जाता है, अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट भी आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बस सहायक उद्देश्य से ध्यान रखने हैं आप लोगों को। सहायक उद्देश्य से बस गलती
और फ्रॉड एंड एरर को ध्यान रखना है, फ्रॉड एंड एरर को पकड़ना, उन्हें रोकना, ये तुम्हारा सहायक उद्देश्य हो जाता है। और मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य की अगर बात करोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना, उनको कंप्लीटनेस को चेक करना, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ है या नहीं है, इनको पता लगाना क्या कहलाता है, मुख्य उद्देश्य कहलाता है। और इस पर अपनी राय प्रकट करना, ओपिनियन प्रकट करना, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये जो कहलाता है ये भी हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी समझना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज़ें, सब वीडियो को आप प्रॉपर देखते रहना। ठीक है, चलिएगा, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।